नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय अनंत आप सबका स्वागत करता हूं ये मेरे कार्यक्रम में जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। जो देश विदेश से, मॉरिशस से, भारत से और विश्व के विभिन्न देशों से, शहरों से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का मैं इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व के अनेक देशों से हिंदी प्रेमी हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी जुड़ते रहे हैं और आज भी जुड़ते रहे, आज भी जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ज़ूम की इस हमारी मीटिंग में जो आदरणीय श्रुति रघुनंदन जी के जो अतिथि हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हमेशा की तरह जो हमारा ये साक्षात्कार का कार्यक्रम है, बोझिल नहीं होगा। आप सबको बहुत आनंद आएगा और आप सबको श्रुति रघुनंदन जी के बारे में और मॉरिशस के बारे में, मॉरिशस के हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि ये हमारा कार्यक्रम वैसे तो नया है, लेकिन धीरे-धीरे जो है साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके मध्य ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कारण जिसमें इसमें इसकी लोकप्रियता भी जो है, मैं अभी बहुत अतिशयोक्ति होगी अगर मैं कहूँ कि लोकप्रिय हो गया है, किंतु धीरे-धीरे जो है चर्चा का विषय अवश्य बन गया है कि भई ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में जो है साहित्य की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, विचारधारा की बात होती है, इतिहास की बात होती है और समाज के ऐसे लोगों को जो मीडिया की लाइमलाइट से छूट चुके हैं, छूटे हैं किसी कारण से, परंतु उनका योगदान किसी भी दृष्टि से समाज के लिए कम नहीं है। वे निश्चित तौर पे समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक कार्य किया है। तो ऐसी हस्तियों को मैं अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ और जिस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं फिर से कहूँगा अपनी बात डॉक्टर संजय आनंद के साथ। तो बिना समय गंवाए मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। आज की हमारी अतिथि हैं डॉक्टर श्रुति रघुनंदन जी। इनके विषय में 2 बातें। पहली, ये भारत की बेटी हैं, एक इनका परिचय होगा, इनका पूर्व परिचय हुआ और वर्तमान में ये मॉरिशस के गिरमिटिया सुसंस्कृत परिवार की बहू हैं, ये भी इनका परिचय हुआ। तो और एक साहित्यकार तो वो हैं ही, मॉरिशस का जाना-पहचाना नाम है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े जुड़े हुए जो प्रवासी लोग हैं, वे उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे परिचित हैं, उनके कृत्यों से परिचित हैं, उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। किंतु एक और भी उनके साथ में जो है, उनकी प्रतिभा के साथ में, उनके गौरव के साथ में एक और बात जुड़ी हुई है कि वे हिंदी की प्रथम श्रेणी की, प्रथम पंक्ति की प्रथम पंक्ति की योद्धा हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई हैं। तो ये भी एक कारण है कि आज मैंने उनको अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और प्रवासी भारतीय तो परिचित हैं गिरमिटिया शब्द से, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे भारत के बहुत सारे जो दर्शक हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो जो जिनके लिए गिरमिटिया शब्द नया होगा, तो मैं गिरमिटिया शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। जिस सुसंस्कृत गुरु गिरमिटिया परिवार की वो बहू हैं, तो गिरमिटिया शब्द कहाँ से आता है? तो हमारे भारत से 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से अनेक उत्तर भारत, बिहार इस इलाके से बहुत सारे लोग मज़दूरी के करने के लिए उन्हें बहुत सपवाद दिखाए गए थे कि बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे कि आपको बहुत आमदनी होगी, आप बहुत रुपया पैसा कमाएँगे। कोलकाता से जहाज़ों में भर-भर कर मॉरिशस, सूरीनाम, वेस्ट इंडीज़ और फिजी जैसे देशों में ले जाकर इन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें कभी भी वापस आने का मौका नहीं दिया गया। वे पूरे आजीवन ये सपने देखते रहे कि वो कभी भारत लौटेंगे, परंतु गिरमिटिया कभी नहीं लौटे, गिरमिटिया कभी नहीं लौटे। तो ऐसे गिरमिटिया परिवार की बहू हैं वो, जो और ये बहुत ही गौरव की बात है और ये गिरमिटिया परिवार चूँकि वो लोग तो श्रमिक लोग थे, अधिक पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे, अधिकांश उसमें से अनपढ़ थे, किंतु उसके बाद भी सबसे गौरव की बात ये है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को इन द्वीपों में रहकर, इन छोटे-छोटे देशों में रहकर भी बचा कर रखा और अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा। और ये जो अगली पीढ़ी जो आई उनके बाद की, वो सुसंस्कृत बनी, उनको शिक्षा मिली, उन्होंने अपने जीवन में प्रगति करी, आर्थिक रूप से संपन्न हुए। तो हम देखते हैं कि आज इन देशों से जिन देशों के से हमारे वर्षों से मूल भारत देश से नाता टूटे होने के बाद भी आज भी वे भारत से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। तो वो ऐसे गिरमिटिया परिवार की वो बहू हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गिरमिटिया शब्द का चूँकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया। ये वास्तव में बॉन्डेड लेबर जो अंग्रेजी में शब्द अनुप्रयोग होता है, उसी का ही एक भारतीय शब्द आप कह सकते हैं गिरमिटिया।
तो ऐसे गिरिमिटिया परिवार से वो आती हैं और अब तक उनके 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 1 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। तो मॉरिशस की धरती से मैं डॉक्टर श्रुति रघुनंदन जी का आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार श्रुति जी, कैसी हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय जी, आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया अपने बारे में, साहित्य के विषय में, मॉरिशस के विषय में कुछ बातचीत करने के लिए। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे अपने जुड़े हैं, जी, 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 जी। अरुणिमा जी और सभी जी, का बहुत तहे दिल से। मैं एक बार एक होस्ट होने के नाते, आज के कार्यक्रम का आयोजक होने के नाते मैं सबका नाम पढ़ देता हूँ और उन सबका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। प्रोफ़ेसर उमेश कुमार जी हैं, अश्विनी जी हैं, भीषम जी हैं और अनुरिमा जी हैं और डॉक्टर शुभम जी हैं। तो मैं शबनम जी हैं, ठीक है? मैंने शायद नाम गलत पढ़ा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, डॉक्टर शबनम सुल्ताना। तो आप सब लोगों का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय आनंद के साथ। तो आप अब मैं आज बिना समय गँवाए अब अपने प्रश्नों को, मेरे प्रश्नों की धार तैयार है और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो आज की अतिथि हैं, वो भी उत्तर देने के लिए तैयार होंगी। तो सबसे पहला तो प्रश्न है कि मॉरिशस का मौसम कैसा है, ये बताइए? हमारे भारतवर्ष में तो अभी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, थोड़ी-थोड़ी हल्की ठंड है। मॉरिशस में भी मौसम कैसा है? मॉरिशस में तो वैसे तो 12 महीने बरसात होती रहती है, अभी भी बारिश ही हो रही है, लेकिन ये अच्छा, गर्मी अच्छा। का मौसम, ये ऋतुएं होती अच्छा, हैं, अच्छा। गर्मी। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मैंने आपके परिचय में 2 बातें कही, कि आप भारत की बेटी हैं और मॉरिशस के गिरमिटिया परिवार की बहू हैं। तो पहला मैं पहली बात तो करता हूँ, यानी कि आप भारत की बेटी हैं। तो भारत की बेटी हैं और मुझे आपके बारे में काफ़ी जानकारी भी है। इस नाते मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि आप बहुत अच्छी पंजाबी भी जानती हैं। आप घर में आपके पंजाबी बोली जाती थी जब वो भारत में थी। तो भारत में बीता जो आपका समय है, उससे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? पंजाबी आप जो जानती हैं, पंजाबी के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, आपका जो पंजाबी से जुड़ाव रहा है, बताएँ? जी हाँ। अ, मैं दर्शकों से ये बात साझा करती हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि अ, मेरे दादाजी थे, वो पंजाब पुलिस में थे और मेरी दादी की पहनावा वही सलवार सूट और सर पे दुपट्टा हमेशा रहता था। जी। और घर में भी पंजाबी में बातचीत, क्योंकि मेरी माताजी चंडीगढ़ की हैं और पिताजी अमृतसर के। तो दोनों की बातचीत जो थी वो पंजाबी में ही होती थी। क्योंकि पिताजी आर्मी में थे तो पोस्टेड हो गए थे आगरा में। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। जी, तो जी। बचपन से में रहते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी आपस में वो पंजाबी में बातचीत करते थे। और यहाँ तक कि मुझे याद है उस वक्त फोन का जमाना नहीं होता था, तो ऑफिस से जो भी चिट्ठी पत्री होती थी मम्मी के नाम, तो वो सब पंजाब गुरमुखी में लिखते थे वो। जी, जी। तो, तो ये एक सुना ज्यादा मैंने यूपी में रह के, पंजाबी बहुत सुनी, घर में भी सुनी। जी। और जहाँ हम रहते थे वो भी पंजाबी कॉलोनी थी। तो अच्छा। एक, यदि कहूँ कि वो मिनी पंजाब था, वो जगह जहाँ हमने बचपन गुजारा। जी, जी, जी। साझा चूल्हा होता था, जिसे तंदूर कहते थे। तो वो जी। संस्कृति पंजाब से तो लेके आते थे, वो हमें यहाँ भी मिली, मिनी पंजाब कह सकती हूँ अच्छा, उस जगह को। तो श्रुति जी, पंजाबी बीच में में टोक रहा हूँ आपको। मुझे ये बताइए कि आप हिंदी में लिखती हैं, ये मेरी जानकारी में है, मैंने आपका लिखा हुआ हिंदी साहित्य पढ़ा भी है। किंतु पंजाबी से आपका जुड़ाव रहा है, तो पंजाबी में भी कुछ लिखती हैं आप? या कुछ आपका प्रकाशित हुआ है पंजाबी में भी नहीं, अभी जो जी जी, प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन मैं, क्योंकि हिंदी में ज्यादा हम लोग, हमारी लिपि देवनागरी थी, तो जी। पंजाबी को मैं देवनागरी में लिखती थी। लेकिन अच्छा, अब कुछ समय से जी, इसलिए मुझे लगा प्रकाशन लायक तो अभी नहीं है। पंजाबी का लेकिन तो अब देखिए जी हाँ, पंजाबी के साथ तो ऐसा है कि जब हमारा अखंड भारत था, तब की स्थिति कुछ और थी। आज पंजाब 2 भागों में बँट गया, तो जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर जो पंजाबी है वो आपकी जो है, जो उर्दू की तरह लिखी जाती है, ठीक है? हाँ, और हमारे बहुत यहाँ अच्छी गुरमुखी है, में लिखी जाती है, तो कहने का हमारी तात्पर्य है कि गुरमुखी लिपि है। अलग हो सकती है, चाहे आप देवनागरी में लिखिए, चाहे गुरमुखी में लिखिए, पंजाबी तो पंजाबी है और जी आपका उससे जुड़ाव रहा है। तो अगर समय रहा तो कुछ पंजाबी में आपसे सुनेंगे बाद में। तो ये तो हुई आपके बचपन की बात जो आपने बताई। शिक्षा आपने बताया शायद आपकी आगरा में शिक्षा हुई थी? शिक्षा जी हाँ, आपकी? जी आप जी, बिल्कुल, जी। पैदाइश भी आगरा की है, शिक्षा भी सारी
आगरा में ही हुई थी। तो मैंने आपका परिचय का पहला अंश पढ़ा, उसके बारे में आपने मुझे बता दिया। अभी जो दूसरा मैं पढ़ता हूँ कि आप मॉरिशस में गिरमिटिया परिवार की बहू हैं। तो गिरमिटिया परिवार के आपने जिस गिरमिटिया परिवार में आप बहू बन के आई हैं, वहाँ के रीति-रिवाज क्या हैं? वहाँ कौन-सी भाषा बोली जाती है? अगर उसके कुछ इतिहास के संबंध में भी आपको जानकारी हो तो बताइए? जी। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में मेरी मेरे पति देव चौथी पीढ़ी है, इस परिवार रघुनंदन परिवार जी, की चौथी जी, जी। पीढ़ी है। जी, जी। तो अब मेरी बिटिया हुई पांचवी पीढ़ी। जी। हुँ। लेकिन घर में उन्होंने अभी भी हमारे भोजपुरी में बातचीत की जाती है। क्या बात है! मेरी वाह! बचपन से भोजपुरी में बात करती है पिताजी के साथ। तो जी, वो जी। तो बहुभाषी है। मेरे साथ जी, तो वो हिंदी में बात करती है। बाहर बच्चे क्रियोल स्थानीय भाषा है वहाँ की, और अच्छा, अंग्रेजी। तो आज अच्छा। भी मुझे कहती है, अच्छा लगता है कि हमारे घर में रामायण जब मैं आई थी 2005 में विवाह के बाद, जी, तो मेरे ससुर जी ने मुझे एक रामायण, पूरी रामायण दी थी उपहार जी, स्वरूप। जी, तो बाकायदा वो रामायण पाठ खुद भी करते थे, और सुबह की बिना अलार्म के बिना हमारे जो नींद खुलती थी, जी, रामायण गान, वो रामायण पाठ करते थे पिताजी। अब तो नहीं रहे, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। जी, जी, जी। तो इस तरह का माहौल रहा। और हमारे घर के आंगन में हनुमान जी का चबूतरा है, क्या जिसमें बात है! ध्वजा हर हनुमान जयंती पे हम लोग फहराते हैं, लाल और सफेद रंग की। जी, जी, तो घर में यज्ञ वगैरह करते हैं, यानी कि मुझे कहीं कहीं एहसास होता है कि वो धार्मिक माहौल शायद, मुझे लगता है, अब परिवारों में भारत में कम नजर आता है। जी, बिल्कुल सही जो कह रही हैं। संस्कृति, जी, जी, आज भी कई त्योहार तो ऐसे हैं जो मुझे यहाँ आकर पता लगे, जी, क्योंकि बहु सांस्कृतिक यहाँ परिवेश है। तो कई जी, दक्षिण प्रांत के त्योहार हमें पता लगे। जी। बहुत कुछ सीखा। संस्कृति को कह सकती हूँ कि जो पुरखे लेकर आए थे रामायण की संस्कृति, वो आज भी यथावत है। अच्छा मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जैसा कि आपसे पहले भी मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई इसलिए भी मुझे मालूम है, पर दर्शकों को ये बात बतानी आवश्यक है जो आपसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हैं, आप साहित्यकार तो हैं, लेकिन शिक्षिका भी हैं और साथ में मॉरिशस में भी और वैश्विक स्तर पे भी हिंदी का प्रचार-प्रसार करती हैं। वहाँ की स्थानीय भाषा जैसे आपने बताया कि वैसे तो वहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है, आधिकारिक भाषा है, वो अंग्रेजी है। फ्रेंच का भी फ्रांस जी, का भी उपनिवेश रहा है, मॉरिशस तो फ्रेंच का भी प्रभाव है। किंतु वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, वो क्रियोल भाषा का अनुप्रयोग करते हैं। तो और इन क्रियोल भाषा-भाषियों के मध्य आप जो है हिंदी सिखाती हैं। ऐसा आपने आप आपके बारे में मुझे जानकारी है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कैसे आप हिंदी सिखाती हैं क्रियोल भाषियों के मध्य? आपकी कार्यविधि क्या है? कैसे आप हिंदी को उनके मध्य लोकप्रिय बनाती हैं या उन्हें हिंदी सिखाती हैं? जवाब दीजिएगा। जी, बिल्कुल। मैं 2005 में 2004 में आई थी, मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था, हमारे जी, वृज्जन हमारी शक्ति, जी, जो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी में उसका विमोचन हुआ था। उसके जी, बाद 2005 में मेरा विवाह हुआ था। जी, तब जी, से लेकर मैं अब तक 21 साल लगभग हो गए हैं मुझे। जी, तो शुरुआत में मैंने कुछ साल सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया। तो जी, समस्या वही होती थी, क्योंकि जिनको हम हिंदी सिखाना चाहते हैं, वो जी, तो, उनके लिए हिंदी एक भाषा है। तो माध्यम के लिए हमें क्रियोल मुझे आती नहीं थी, जी, क्योंकि भारत में तो हमें पता ही नहीं था, ब्रोकन फ्रेंच है। तो जी, हमें जी। अंग्रेजी में से उन्हें पढ़ाना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो अच्छा, बहुभाषी है, तो देश है, सभी भाषाओं मेरा की जानकारी। मैं आपसे प्रश्न मेरा ये था कि जैसे आप क्रियोल भाषियों के मध्य जाती हैं, बच्चों के बीच में यंग जनरेशन के बच्चे होंगे अंग्रेजी, या जो भी लोग होंगे, अंग्रेजी में ही। तो आप सिखाती कैसे हैं? मेरा प्रश्न ये था नहीं अब उन्हें तो हिंदी की लिपि नहीं आती, तो उन्हें हिंदी जी, जी, सिखाती बिल्कुल। कैसे हैं आप? जी। जी, अंग्रेजी के माध्यम से सिखाते हैं, जैसे अच्छा, का को अंग्रेजी में प्रोनाउंस किया। और अच्छा। बहुत छोटे बच्चे, उनको जैसे हम बोलते हैं 3 - 1 इस तरह से कुछ अच्छा गणित ये टाइप। मैं आपसे एक वाक्य बोलता हूँ। तुम जी, जी। वहाँ जाते हो, ठीक है? इसको क्रियोल में क्या बोलेंगे? तुम वहाँ जाते हो, बताइए? प्योर मुझे, मैं बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि वो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा, अंग्रेजी ज्यादा चलिए बोलते हैं।
ठीक, ठीक, मुझे ठीक। बहुत कम अभ्यास हुआ मैं क्योंकि मैं मेरे मैं बच्चे आप कम आपसे थे। आपसे जो बातचीत हुई उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि आप जो है जी, हिंदी सिखाती हैं, लेकिन रोमन लिपि शायद आप उपयोग करती होंगी उनको सिखाने के अंग्रेजी लिए। जी, जी। रोमन लिपि के द्वारा उनको सिखाती हैं हिंदी, बहुत अच्छी बात जी, है। और हिंदी में मैं जैसे कि आप जानती हैं मेरे बारे में, लेकिन दर्शकों में जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो मैं एक बात कहूँगा कि मैं फ़िल्म फाउंडेशन ट्रस्ट का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमारी फ़िल्मों का और हमारे मनोरंजन उद्योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है वैश्विक स्तर पे हिंदी के प्रचार-प्रसार में। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी ना बोली जाती है, ना समझी जाती है, लेकिन हमारे गाने वहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी फ़िल्में वहाँ तक पहुँची है। तो इस संबंध में भी आपके क्या विचार हैं? आज क्या आपके मॉरिशस में हमारे हिंदी भाषियों को छोड़कर भी वहाँ पे जो लोग हैं, वो हमारे फ़िल्मी संगीत से या हमारा जो मनोरंजन उद्योग है आज का, उससे परिचित हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, आपको अ, हैरानी होगी कि जो लोग हिंदी नहीं भी समझते वो क्योंकि सबटाइटल अंग्रेज़ी में होते हैं, उन्हें सब पता है कि कौन-सा हर नई फ़िल्म यहाँ भी उसी दिन रिलीज़ हो जाती है। क्या बात है! जी। वो लोग जाते हैं, हर फ़िल्म उनको पता है और कई बार वो जो लोग कभी भारत नहीं गए, वो पूछते हैं, "आप क्या शाहरुख़ खान से मिली हैं? आप भारतीय अच्छा। हैं, आप सलमान खान को जानती हैं?" जी, उनको जी, ऐसा लगता जी। है जैसे वो हमारे पड़ोसी हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि भारत बहुत बड़ा है। हम अपना राज्य ही हम लोग ना पूरी तरह नहीं देख पाते हैं, जी, क्योंकि एक जी। ही राज्य में कई गाँव होते हैं, शहर होते हैं। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छा अच्छा है, बॉलीवुड का अच्छा आप योगदान है। आप हिंदी से जुड़ी हुई हैं, हिंदी अभी वर्तमान में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की स्थिति क्या है मॉरिशस में? और हिंदी में अभी क्या गतिविधि चल रही हैं? और उसका भविष्य आप हिंदी का कैसे देखती हैं, आप मॉरिशस में? बताइए। जी, बिल्कुल। अ, हिंदी की स्थिति के बारे में कहूँ तो मैं काफ़ी आशावादी हूँ क्योंकि जी, हिंदी भाषी भी हिंदी सीखने आते हैं। जी, हिंदी के लिए उनकी ललक, उनकी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि जी, जहाँ भारत में कहीं-कहीं हिंदी भाषा को एक स्टेटस सिंबल बना देते हैं कि भई नहीं ये तो अ, अंग्रेज़ी बोलेंगे तो श श शायद हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, हिंदी बोलेंगे तो कम हो जाएगा। कहीं-कहीं जी, मुझे ऐसी मानसिकता दिखाई दी। परंतु डॉक्टर साहब आप बहुत हैरान होंगे कि मेरे पास व्यक्तिगत तौर पे हिंदी भाषी और विदेशी लोग भी आए, हिंदी सीखने के लिए। जब मैंने उनसे पूछा आप क्यों सीखना चाहते हैं? तो जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम भारत जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं वहाँ हम हिंदी में बात करें। जी, जैसे कि हम फ़िल्मों में देखते हैं अंग्रेज़ी में बात करते हुए, तो हम तभी आनंद ले सकते हैं कि हम हिंदी में बात करें। इसलिए वो जी, हिंदी सीखना चाहते हैं। तो अच्छा, ये तो हुई हिंदी भाषी और विदेशियों की बात। जी, और अ, हिंदी को लेकर संस्थाएँ भी काफ़ी काम कर रही हैं। अगर मैं नागरिक प्रचारिणी की बात करूँ, हिंदी जी, संगठन की बात करूँ, आर्य सभा की बात करूँ और जी, रामायण सेंटर भी है यहाँ पर। जी, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हिंदी यहाँ पे जो सचिवालय है, विश्व हिंदी जी, सचिवालय, ये अपने जी। आप में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हिंदी का वर्तमान और भविष्य बहुत सकारात्मक है। जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा ये आपसे सुनकर क्योंकि भारत में तो आज के समय में जब से नई अर्थव्यवस्था आई है ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग है उसका झुकाव अंग्रेजी की तरफ हो गया है और बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। हिंदी से उनका लगाव नहीं रहा है, इसकी हम भारत में बहुत चिंता करते हैं। आप मॉरिशस में आपने जो समाचार हमें बताया आज के साक्षात्कार में, ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा सुखद है कि कम से कम मॉरिशस में लोग हिंदी के प्रति सजग हैं और हिंदी के प्रति उनकी उनको उसको सीखने के प्रति उनकी ललक भी है। तो सुरुचि जी अब मैं मूल आपके इंटरव्यू का जो आज का साक्षात्कार का जो मूल अब हमारा विषय होता है उस पर हम आते हैं। अब हम आपकी रचनाधर्मिता पर बात करेंगे। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जैसे कहते हैं कि एक आपकी कविता है वहीं से मैं आपके आपकी रचनाधर्मिता पर आपके साहित्य लिखित साहित्य पर बात करूँगा। गंगा तालाब एक आपकी कविता है। गंगा जी। तालाब में मिला गंगा का पवित्र जल, कांवड़ यात्रा बनाए लघु भारत को सुफल। गंगा तालाब में मिला गंगा का पवित्र जल, कांवड़ यात्रा बनाए लघु भारत को सुफल।
तो दर्शकों को आप ये बताइए कि गंगा सागर है क्या? और इसका महत्व क्या है और आपने इसके ऊपर कविता क्यों लिखी? ये मेरा प्रश्न है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, गंगा तालाब का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है, और एक तरह से हम कहें कि तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। अभी जी, शिवरात्रि में वहां पर कांवड़ के लोग पैदल जाते हैं, आ, क्योंकि गंगा से वहां से जल लाकर बहुत पहले उस स्थान पर मिलाया गया था, उस वहां के जल में मिलाया गया था। जी, उसके बाद उसका नाम गंगा तालाब पड़ गया। और जी, हर शिवरात्रि पर अभी भी अ, शुरुआत हो जाती है। अफ्रीका से भी लोग आते हैं, जो जी, आसपास के कंट्री से भी लोग आते हैं, शिवरात्रि पर पूजा अर्चना करते हैं और जी, एक तीर्थ स्थान के रूप में देखते हैं। जी, जैसे कांवड़ वहां भारत में तो बहुत छोटी कांवड़ जैसे कंधे पर लेकर जाते थे, यहाँ एक जी। रथ के रूप में बनाते हैं। पिछले वाह! कुछ 1-2 वर्षों से दुर्घटनाएं हो गई थी। जी, आ, जी, अब थोड़ा सा कानून सख्त कर दिया गया है कि छोटी कांवड़ जी, बनाई जाए। तो लोगों जी, में बहुत श्रद्धा और भक्ति है। और ना केवल शिवरात्रि पर तो एक अलग ही उत्सव वाला माहौल होता है, और जगह जी, जगह जो तीर्थ यात्री होती है उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, जैसे भारत में होता है, जी। उनके सोने की, खाने की। और क्या सफेद बात वस्त्र पहने जाते हैं। सफेद पूरा जो वातावरण है वो शिवमय हो जाता है। तो सुरुचि जी यहाँ तक बात कि है कि हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था कि दर्शक जानकर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे भारतवर्ष से इतनी दूर पर भी जो हमारे सनातनी, हमारे भारतीय रहते हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को यथावत रखने का प्रयास किया है। अब देखिए उतने दूर से हर 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 जो है पवित्र कार्य के लिए गंगा नदी के तट पर आकर गंगा स्नान करना संभव नहीं होता, तो उन्होंने वहाँ पर एक तालाब बनाया हुआ है, वहाँ पर हमारी पवित्र नदियों का जल उसमें उसमें है। और वे उसे उतना ही पवित्र मानते हैं जितना हम भारत में अपनी सभी पवित्र नदियों को मानते हैं। तो देखिए, ये बात है कि हम भारत से भले ही दूर हैं, उनका तन दूर है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन जो है वो भारत में रमा हुआ है। ये गंगा तालाब उसी का जो है वो प्रतीक है। इसीलिए मैंने उनकी रचना दर्पिता पर बात, उनकी कविता गंगा तालाब से करी, क्योंकि गंगा तालाब का बहुत महत्व है मॉरिशस के लोगों के लिए। बहुत जैसा हम गंगा नदी या यमुना नदी या गोदावरी नदी के तट पर जाते हैं अपने संस्कारों के को पूरा करने के लिए, वैसा ही उनके मन में पवित्र भाव है इस नदी के इस तालाब के लिए। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो मैंने इनका काव्य संग्रह देखा था, क्योंकि काव्य संग्रह में तो बहुत सारे काव्य संग्रह आजकल नए-नए अनुप्रयोग हो रहे हैं। इन्होंने भी एक नया प्रयोग किया, बताता हूँ क्या है। वो ये है कि इनका काव्य संग्रह है, उसका नाम है चाय की चुस्कियाँ और तुम। है ना बड़ा अटपटा। लेकिन लिखा है इन्होंने। अब क्यों लिखा है मैं आपको उसकी एक पंक्ति उसमें इनकी एक कविता है उसकी 2 पंक्तियाँ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। चाय में शक्कर सी घुल जाऊँ चाय में शक्कर सी घुल जाऊँ, तुझ में पत्ती सी कड़वी, पर जायके सी कभी, पर दूध सी घुल जाऊँ तुझ में, प्यार बनकर, मैं तुझे स्वीकार हूँ क्या? जैसी हूँ वैसी ही चाय सी। तो ये इसमें इस जो संग्रह है मित्रों, ये काव्य संग्रह में अधिकांश कविताएँ जो उन्होंने लिखी है, वो चाय को समर्पित है। यानी चाय उसमें मुख्य जो है वो केंद्र बिंदु है। चाय को समर्पित तो नहीं कहूँगा क्योंकि चाय उसमें मुख्य मुख्य है और चाय के साथ वो और जो है दूसरे विषयों पर यानी अपनी बात वो कहती हैं। तो तो मेरा प्रश्न उनसे ये था कि ये चाय का उसमें देखिए जैसे मैं और भी उनकी कविताओं के शीर्षक पढ़ रहा हूँ उस उनके इस संग्रह से सुकून भरी चाय, चाय की चुस्कियाँ और तुम, चुस्की, घुट-घुट ज़िंदगी, चाय, प्यार की चुस्कियाँ, कुल्हड़। तो भाई हम लोग तो भारत के लोग तो चाय पसंद करते हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कॉफ़ी पसंद की जाती है हमारे यहाँ। लेकिन उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा चाय पसंद करते हैं। हमारे चाय के नुक्कड़ होते हैं जहाँ पर चाय पे चर्चाएँ होती हैं। और लोग देश-विदेश की राजनीति की जो उनको समझ में आता है, अड्डे जमाते हैं तो उसमें चाय ही मुख्य होता है कि चाय के साथ बैठे, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और अभी तो ठंड का समय गया तो ठंड में अदरक वाली चाय तो वाह! क्या बोलना। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि भई ये चाय के ऊपर को केंद्र बिंदु रखकर आपने इतनी सारी कविताएँ क्यों लिखी? जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो चाय से हमारा दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, और जी, दूसरा चाय के बगैर किसी भारतीय की बात ना शुरू होती है, ना खत्म होती है।
जी, जी। जी हाँ तो जी। 21 साल लगभग मॉरिशस में हूँ और यहाँ ज्यादातर चाय भी पीते हैं, लेकिन कॉफी हाँ, ज्यादा चलती है, बाहर आपको कॉफी अच्छा, ज्यादा मिलेगी। अच्छा, तो अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मैं 21 सालों में अपनी चाय की आदत को आज भी मैं अपनी तरह की चाय बनाकर पीना पसंद करती हूँ। मैं कॉफी क्या तक नहीं आ पाई। नहीं, लेकिन ये मैं दर्शकों को बताऊँ कि ये जो संग्रह है, इसमें जो कविताएँ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे कि एक जो पिछले दशकों में हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर आया, नए-नए प्रयोग किए गए, तो ये काव्य संग्रह आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये मैं उनका उनके उनका प्रतिनिधि काव्य संग्रह मानूँगा क्योंकि इसमें नए प्रयोग उन्होंने किए। बाकी तो जो है पारंपरिक कविताएँ जैसे सब लोग लिखते हैं, उन्होंने भी लिखी है। लेकिन ये चाय की चुस्कियाँ वाला जो इनका जो काव्य संग्रह है, ये निश्चित ही मैं आपसे कहूँगा कि अवश्य पढ़ें। कारण ये है कि भई इसमें जो कविताएँ हैं, उसका विषय, उसके उसको उस विषय को लेकर चलना, उसके साथ जुड़े हुए भाव का प्रकटीकरण बहुत ही नया है। तो इस मामले में इस दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये काव्य संग्रह जो है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है और इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने कुछ नया हिंदी साहित्य में जोड़ा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो बात ये है कि जैसे चाहे हम किसी भी महिला साहित्यकार से मिलते हैं, तो उनके साहित्य में स्त्री विमर्श तो होता ही है, कि भई स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, स्त्रियों का वो इतिहास में चले जाएँगी, वो रामायण काल में चले जाएँगी कि वो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वगैरह-वगैरह। फिर वर्तमान में भी बताती हैं कि दहेज है, ये है, स्त्रियों को बराबर सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन श्रुति जी ने एक बहुत ही बहुत ही एक अच्छा काम किया है, जो हम पुरुषों को बहुत अच्छा लगेगा। कि भई स्त्री होकर उन्होंने पुरुषों को अपनी कविता में स्थान दिया, कि पुरुषों के मन स्थिति को भी उन्होंने समझने का प्रयास किया। उनकी कविता है गहरी मुस्कान। सारे इम्तिहान औरतें ही नहीं देती, सारे इम्तिहान औरतें ही नहीं देती, पुरुष की भी होती है अदृश्य चुनौतियाँ, छिपे आँसुओं में गहरी सी मुस्कान, छिपे आँसुओं में गहरी सी मुस्कान। तो पुरुषों के जीवन को आप कैसे देखती हैं, ये हमें बताइए? क्योंकि आपने कविता लिखी है, बाकी लोग तो नहीं लिखते, आपने लिखी है। जी। चलिए, पुरुषों के अ, जीवन को आप कैसे देखती हैं? अ, ये मुस ये कहूँ कि हमेशा ही पुरुषों के आंसुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कहते हैं मर्द को भी दर्द होता है। जी, जी। तो मैंने हमेशा पुरुष या स्त्री को एक लिंग के रूप में नहीं लेकर एक मानव या मानवी के रूप में लिया है। क्योंकि हुँ। हमेशा ही बोल देते हैं कि अरे तू लड़का है, तू रोता हुआ अच्छा तो ना लगता, तू लड़की है क्या? जी, जी। तो मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हुए, परिवार में भी मैंने देखा उनको कि दर्द उनको भी था, लेकिन क्योंकि एक कानून सा बना दिया गया कि पुरुष है तो रोना नहीं है तुम्हें, ठीक है? जी, तुम्हें दर्द हो चाहे हो, लेकिन तुम्हें दिखाना नहीं है। ये एक जी, मर्दानगी की पहचान है कि आपको दर्द हो, आप दिखाओ नहीं। जी। तो मेरे मित्र बहुत सारे, मेरे परिवार में कई ऐसे लोग, कई पुरुष मेरे दायरे में हुए जब उन्होंने अपनी गाथाएं सुनाई। क्योंकि औरत होके औरत होने का फायदा उठाना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। जी। नहीं हम ये बहुत ये समानता का मैं पूरे विश्व के पुरुषों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे विषय में सोचा और पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों के अंदर भी भावनाएँ होती हैं और पुरुषों के साथ भी अन्याय होता है और पुरुषों के साथ भी सब कुछ अच्छा नहीं होता। इस बात को समझकर आपने उस पे कविता लिखी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। तो अब मैं एक बात और अब इनकी रचना दल पर हम और आगे बढ़ते हैं। अ, इ मैं एक बात कहता हूँ जो मैंने कहीं लिखी थी। प्लेटोनिक लव करने वाली हमारी पीढ़ी अंतिम पीढ़ी है। अब प्लेटोनिक लव से मेरा तात्पर्य ये है कि अब जो हमारे समय का जो प्रेम था कि साहब वो एक पत्र के लिए इंतज़ार होता था, एक नज़र देखने के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। लोग अपने प्रेम को पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए वर्षों इंतज़ार करते थे, प्रतीक्षा करते थे। नई पीढ़ी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे देश में मॉरिशस में क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन भारत में जब 2001 से 2005 से आर्थिक सुधार शुरू हुए, कैपिटलिज़्म आया, पूँजीवाद आया, तो पूँजीवाद अपने साथ अब जो अच्छाई लाया सो लाया लेकिन साथ में बहुत सारी बुराइयाँ भी लेकर आया। तो हमारी जो नई पीढ़ी है, वो टेक्निकली तौर पर ज्ञान की दृष्टि से हमसे बहुत आगे है।
निश्चित तौर पे बहुत आगे। लेकिन उनकी जो सोच है, उसमें एक सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा आगे, आत्म केंद्रित सोच उनके अंदर बहुत मैं देखता हूँ, वो विकसित हुई है। और वे अपने अतिरिक्त किसी के विषय में सोचना नहीं चाहते। तो जो प्रेम का विषय है, इस प्रेम के विषय में भी उनकी जो सोच है कि डेट्स में जाएँगे, लिविंग रिलेशनशिप है, तू नहीं और सही, यानी एक से नहीं जमा तो दूसरे से हो गया। वो बात जो थी, वो गहरा वाला प्रेम जिसके ऊपर लोग शायरियाँ लिखे, लोगों ने क कविताएँ लिखी, लोगों ने कहानियाँ लिखी, वो डॉक्टर धर्मवीर भारती वाला जो गुनाहों का देवता वाला प्रेम है, अब वो नहीं देखने मिलता। तो इन्होंने एक कविता लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इनकी कविताएँ बहुत सारी पढ़ी हैं और बहुत सारी कविताएँ जो है मेरे चित्त में समा गई हैं, मेरे अंतर्मन में समा गई हैं। ऐसी एक कविता इनकी है प्रेम, उसका शीर्षक ही प्रेम। उसकी 2 पंक्तियाँ हैं, न लड़का देवदास बनता है, न लड़का देवदास बनता है और न ही लड़की पारो बनती है। न ही लड़का देवदास बनता है और न ही लड़की पारो बनती है। तो श्रुति जी, डॉक्टर श्रुति रघुनंदन जी, मेरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज की नई पीढ़ी में जो बदलाव आया है, खासकर विशेष तौर पर प्रेम को लेकर, स्त्री-पुरुष संबंध को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने इस विषय पे कविता लिखी है। आपका उत्तर। जी। अ, संजय जी, सच कहूँ तो प्रेम आज के समय में प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे फैशन में चीजें ब्रांड बदलते हैं, इसी तरह लोगों ने, बच्चों ने बहुत सारे ऑप्शन, विकल्प रखे हुए हैं जी, कि ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक है। जब हमें मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट मिलेगी, पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न महिला या सर्वगुण संपन्न लड़का या लड़की, तब जी, हम शादी करें। वरना हम लिविंग में रहेंगे, रह के देखेंगे, पट गई तो ठीक है, नहीं तो भाई आपस में मैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ जी, देंगे। जी, तो वो तो चीज है ना, ये एक बहुत एक बहुत खराब स्थिति है जो रिश्तों को लेकर लोग ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि लड़कियां सारी खराब है या लड़के सारे खराब हैं, लेकिन कुछ महिलाएं या महिला होकर महिला होने को का दुरुपयोग करना, ये गलत। कि हम तो क्लेम करेंगे, 6 महीने हम साथ में रहे हैं तो इतना पैसा दो। कुछ अच्छी भी है, लेकिन वो भी है, लुटेरी दुल्हन का भी आपने सुना होगा। लुटेरी जी, जी, दुल्हने हर जगह, ये कांड मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो जी, प्रेम जैसा मुझे नजर नहीं आता। जो जी, पहले इंसान हुआ करता था, आज तो जितनी जल्दी आप आई लव यू भेजते हैं, उतनी ही जल्दी वो ब्लॉक कर देते हैं। जी। तो नहीं मतलब वो, मैंने जो अनुभव किया है, चूँकि मेरा कार्यक्षेत्र जो है समाज है और मैं समाज को पढ़ता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि पुस्तकें तो हम सब पढ़ते हैं, पर मैं समाज को भी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, अपने अपनी अपनी दृष्टि से उसे देखता हूँ, उसे समझने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो बात है, जो आपकी कविता में मैंने पढ़ी थी और जो मैंने पहले जैसा कहा कि जो प्लेटोनिक लव है, वो करने वाली हमारी पीढ़ी अंतिम पीढ़ी है। तो ये कुछ हद तक जो है, मैं मानता हूँ कि वो सही भी है, हो सकता है इसका अपवाद भी हो। हम पूरी नई पीढ़ी को हम दोषी नहीं कह सकते। आज से हो सकता है आज कि नहीं उसमें कुछ होती, अपवाद हो, बिल्कुल। परंतु जो मैंने परिवर्तन देखा है, बहुत ही आत्म जी। केंद्रित हो गई है और बहुत ही वो लोग अपने आप को उसे प्रैक्टिकल कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे, हम प्रैक्टिकल हैं। तो ठीक है, हाँ। ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। तो परिवर्तन ही शाश्वत है, जो कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। तो आज का जो दौर है, जी। तो मैंने आपकी जो कविता का जो मैंने शीर्षक की चर्चा की प्रेम, उनकी रघुनंदन जी की मैडम की बहुत ही अच्छी कविता है। चाय की चुस्कियों के बारे में हमने बात करी, उनका जो उन्होंने पुरुषों की मन को समझकर उन्होंने कुछ जो लिखा, उस पर बात करी। वैसे तो उनका जैसा कि उनके 6 काव्य संग्रह आ चुके हैं, उसमें बाल साहित्य पर भी उन्होंने लिखा है, उनका एक कथा संग्रह भी आया है। तो बहुत ही लंबी चर्चा उनसे हो सकती है, समय का अभाव है, तो हम आज जो है, ये जो हमारा जो आज का जो पहला भाग होता है हमारे हमारे जो इस साक्षात्कार का, वो पूरा होता है। अब जो दूसरा भाग है, वो ये है कि आज जो हमारे अतिथि आए हैं, जो उसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो सुरति रघुनंदन जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, उनका साहित्य भी उन्होंने शायद पढ़ा है। तो अब जो दौर है, वो मैं प्रश्न नहीं करूँगा, मैंने जो प्रश्न पूछने थे, जो उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को आप सबके सामने लाने का जो मैं
प्रयास कर सकता था वो मैंने किया। इसमें मैं कितना सफल हूँ या असफल हूँ ये तो आप तय करेंगे, लेकिन ये मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे ज़ूम में जो हमारे जो अतिथि आए हैं, वे रघुनंदन जी मैडम से, श्रुति रघुनंदन मैडम से अपने प्रश्न पूछें और उनका स्वागत है। ये खुला है, खुला मंच है, कोई भी पूछ सकता है। बताएँ। सबसे पहले तो आप अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सब लोग आप म्यूट थे अभी तक। तो जो प्रश्न पूछना चाहें अवश्य पूछिए, स्वागत है आप सब लोग का। शबनम मैडम, अरुणिमा कुमारी जी, प्रोफेसर उमेश कुमार जी, सबका स्वागत है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। आप सबको मेरा नमस्कार। जी। मैं शबनम सुल्ताना, मैं मैम की लाइफ स्किल की स्टूडेंट भी हूँ। जी, जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका सुल्ताना जी, बताएँ। पूछिए प्रश्न आप पूछिए। मैम जी मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, हिंदी को लेके, कविता के क्षेत्र में, लघु कथा के क्षेत्र में। ये तो आपका प्रोफेशन से लेके हो गया, लेकिन आप अपनी मिट्टी को वहां रहते हुए इतने अच्छे से वो कर रही हैं। आप कितना मिस करती हैं हिंदुस्तान को? देखा देखा। जी। शबनम जी, आपका पहली बात तो धन्यवाद और स्वागत है, आप मुझे सुन रही हैं। मिस करने की बात तो शबनम जी तब आती है जब हम किसी चीज को भूल जाते हैं। हम हिंदुस्तान को साथ लेके आए हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। तो क्या मुझे ब्लूटूथ लगता है ब्लूटूथ बंद, ब्लूटूथ बंद। हाँ, पूछिए, पूछिए, पूछिए। वो थोड़ा-सा आवाज़ किसी ने कोई शायद कोई बात कर रहा था। पूछिए आप। सुल्ताना जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जवाब दीजिए। मैडम आप अपना जवाब दीजिए। तो मैं यही कह रही थी, हिंदुस्तान हम कभी भूल नहीं सकते। मिस तो नहीं, कभी क्या ही करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ साथ धड़कता है। तो जितना शायद आपको हिंदुस्तान की खबर नहीं होगी, उससे ज्यादा हम हर पल पल की खबर हम रखते हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो जी, रहा है। तो मिस नहीं करते, बस हिंदुस्तान को साथ लेकर आए हैं, हमारे दिल की क्या धड़कन बात के है, साथ हिंदुस्तान को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैम आपने तो दिल जीत लिया। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। मैं तो एकदम चुप हो गई। जी, अच्छा प्रोफेसर प्रोफेसर उमेश कुमार जी जुड़े हैं। उमेश कुमार जी नमस्कार। कहाँ आप बहुत ना जुड़े हैं। आप आवाज जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है, हम मतलब सब सुन पा रहे हैं आपको। जी, हम सब लोग आपको सुन पा रहे हैं। जी, जी। पूछिए आपका क्या प्रश्न है? पूछिए। अच्छा 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 अच्छा, तो वो असल में मैं यहाँ से हो नहीं पा रहा था हमारा। जी, नहीं अच्छा आपको हम ठीक सुन है। पा रहे हैं। जी, पूछिए हाँ आप हाँ, प्रश्न। वो मैं कुछ प्रश्न नहीं पूछना चाहूंगा, जी, केवल एक समीक्षा के रूप में अपनी बात कहना चाहूंगा। जी, जी, और बताएँ। श्रुति रघुनंदन जी ने काफी अच्छा लिखा है। उन्होंने मुझे भी एक दो कविताएं ऐसी भेजी थी जिसको हमने अपनी पत्रिका में छापा था, और जी, काफी चर्चित हुए हम। यहाँ के जो छात्र हैं उनको भी हमने उनसे परिचय करवाया था कविता के माध्यम से। तो जी, एक बड़ा था, जब पहले 2018 में 2018 में मैं मॉरिशस गया था, तो जी, जी। वहाँ गंगा घाट, गंगा तालाब के दर्शन हुए थे। क्या काफी बात है! अच्छा लगा था। वहाँ मंदिर है, मंदिर पर मैंने प्रसाद भी खाया था और जी, अच्छा लगा था। मेरे जी, एक मित्र वहाँ रहते थे, उनसे हमने पूछा कि क्या छठ पूजा यहाँ होती है, तो बोला कि हाँ होती है ना। एक वहाँ कोई ब्लैक रिवर है जो जी, जहाँ मतलब पूजा, मतलब छठ पूजा करते हैं, उसमें जाके वो नारियल वगैरह लेके। तो काफी अच्छा लगा था कि चलिए मॉरिशस जी, में जो संस्कृति है वो कहीं ना जी, कहीं भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित है, मतलब सारे लोग। और उस सम्मेलन में भी इसकी चर्चा हुई थी, विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था वहाँ 18 जी, में। जी, तो काफी मुझे अच्छा लगा था। वहीं श्रुति जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी। जी, इनकी जो रचनाएं हैं वो समझिए एक तरह से
जो आधुनिक परिवेश में जो एक सोच है, उस जी सोच से उपजी हुई रचना है। जैसे चाय की बात करते हैं सर, आपने बात की चाय की, जी और जी वो कहा ना कि चाय की जो चुस्कियां हैं और उससे संबंधित जो कविता है, मैं जी समझता हूँ कि एक प्रयोगवादी रचना है। जी हमारे जी यहाँ हिंदी साहित्य में भी जब जी प्रयोगवादी रचना की चर्चा होती है तो जी चाय की बात कहीं कहीं आती है। जी उसमें एक भले व्यंग्य के रूप में भी लिखा कि एक जी कप टी तुमने दी हमने पी ही, एक कविता खत्म होती है यहाँ पर। जी तो जी वो जी चाय की बात कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में आती है, कई जगह आती है। जी तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि श्रुति रघुनंदन जी की जो कविताएं हैं वो आज के भौतिकवादी युग में एक नई सोच को सामने लाने का वो कविता प्रयास करती है। फिर एक गहरी मुस्कान की बात आपने की सर, वो काफी अच्छा लगा। और जी प्रेम के विषय में भी एक कविता मतलब उनकी है जो बड़ी अच्छी कविता है। वो कवि कबीर ने कहा ना, प्रेम न बारी उपजे अप्रेम न जी हाट बिकाए, जी राजा जी प्रजा जेहि रीते शीश दे ले जाए। तो जी उस बहुत प्रेम बहुत के जो भाव है वो बड़ी मतलब बृहद है, मतलब उसके अंदर की भावना को हम पूरी तरह नहीं समझते। लेकिन आधुनिक समय में जब जी हम आते हैं और प्रेम की बात करते हैं, एक शाश्वत प्रेम की बात करते हैं, तो मुझे अंग्रेज के एक राइटर की बात याद आती है। उन्होंने लिखा, आई हैव नो मिशन एक्सेप्ट लव इन दिस वर्ल्ड, माई मिशन इज लव एंड माई वर्क इज लव। क्या तो बात है। ये उसको बहुत ऊंचाई तक ले मतलब यह भाव बहुत ऊंचाई तक जी जी जाता जी है। जी तो बहुत श्रुति बहुत रघुनंदन जी की, जी जी, बहुत श्रुति बहुत रघुनंदन बहुत जी की धन्यवाद आपका। कविताएं जो, आपने आपने पूरी आपने जो है एक प्रकार से आज के कार्यक्रम की भी समीक्षा कर दी और उनका साहित्य चूंकि आपने भी पढ़ा है तो आप उससे जी परिचित जी, हैं। ममता कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, अरुणिमा जी जी, जुड़ी हुई हैं, हाँ, भीषम जी जुड़े हुए हैं। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। मैं जी फिर भी जी जी अनुरोध जी करूंगा अगर कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी अगर कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। जी, किसी का कोई ठीक है प्रश्न सर, है बताएं। अरुणिमा जी, ममता जी, कोई बोल नहीं रहा कोई है। प्रश्न है किसी का? विषम जी, हाँ अरुणिमा जी पूछना चाह रही है शायद। अरुणिमा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पूछिए अगर कोई प्रश्न हो अगर आपका तो स्वागत है आपका। कार्यक्रम में स्वागत है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है। वो सब चीज पूछना चाहती बता, मैं सब चीज बताती हूँ। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आज का हम कार्यक्रम जो है, आज चूंकि हमारे बीच में एक बहुत दर्शकों के रूप में जिन्हों जो हमारे अतिथि के रूप में आए थे, उसमें प्रोफेसर उमेश कुमार जी भी उपस्थित रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। शबाना जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आपका भारत के साथ क्या लगाव रहा है, तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया हमारी आज की अतिथि ने। और प्रोफेसर उमेश कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में वो आए और आज उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा देखा और साथ में उन्होंने उनके व्यक्तित्व की और कृतित्व की श्रुति रघुनंदन जी के व्यक्तित्व कृतित्व दोनों की एक प्रकार से संक्षिप्त में टिप्पणी के रूप में समीक्षा भी कर दी। तो मित्रों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। ये कार्यक्रम आपने अगर पूरा नहीं देखा है, बीच से अगर जुड़े हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कुछ ही समय बाद, कुछ आधे से 1 घंटे बाद यह कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग फेसबुक पर भी उपलब्ध होगी और यूट्यूब में हमारा जो चैनल है विश्व हिंदी सभा का, उसमें भी यह उपलब्ध होगी। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और कभी भी इस इंटरव्यू के द्वारा, इस साक्षात्कार के द्वारा श्रुति रघुनंदन जी के साहित्य से आप परिचित हो सकते हैं। मॉरिशस की बहुत ही स्थापित लेखनी थी आज हमारे मध्य में। और मैं अब इस कार्यक्रम के अंत में आज सभी दर्शकों को बहुत बहुत जो है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहे, और जो अतिथि आए उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं। श्रुति रघुनंदन जी, आप मेरे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, फिर हम मिलेंगे, फिर किसी ऐसे ही किसी बड़ी हस्ती के साथ
जो पूरी तरह से लाइमलाइट में नहीं रही, किंतु उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहेगा। उनका योगदान बहुत बड़ा, किंतु उन्हें मीडिया ने शायद उतना महत्व नहीं दिया। ऐसी किसी हस्ती के साथ हम फिर से मिलेंगे, ये इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अपनी बात, डॉक्टर संजय अनंत के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते संजय, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।